सो हेलो हमारे सीए फाउंडेशन के प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। कैसी चल रही है एग्जाम्स की तैयारी? हम आपके लिए दो थ्योरी लेक्चर्स ऑलरेडी लेके आ चुके थे जिसमें हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट्स करवाए थे। आज हम आपके लिए एक और प्यारा सा थ्योरी लेक्चर लेके आए जिसमें हम फटाफट से थर्ड चैप्टर की थ्योरी खत्म करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं। तो स्टार्ट करें क्या? फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए आप लोगों के स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ बहुत छोटे 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 पॉइंट्स हैं और आप लोग बोलोगे अमित भाई ये या एक या दो नंबर के लिए तो आ नहीं सकते। पता है, ये 12 नंबर के लिए आते हैं। अमित भाई 12 नंबर के लिए यही क्वेश्चंस होते हैं जो ट्रू फॉल्स में उठ के आते हैं, एक एक लाइन के, बहुत प्यारे से। तो फटाफट से सारी मीनिंग देखते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। चलो आ जाओ फटाफट से। सबसे पहले एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? ड्रॉ इज साइन द एसेंट ऑन द बिल ऑफ एक्सचेंज टू द ऑर्डर ऑफ द ड्रॉअर। दिस टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ बिल ऑफ एक्सचेंज दैट हैज बीन एक्सेप्टेड। देखो सिंपल सी बात है, जब ड्रॉई सामने वाला साइन करके उसको दे देना तो मतलब सामने वाले ने बिल ने एक्सेप्ट कर लिया, सामने वाले ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ठीक है चलेगा, मैं इतने पैसे देने वाला हूं तेरे को। इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये तो बहुत ज्यादा आसान था, एक्सेप्टेंस अपन बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ पढ़ के चले तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अभी अपन पढ़ के आए थे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग सॉरी पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स and methods of applying those principles by an enterprise in preparation of the financial statement. Accounting policies किसको कहते हैं? देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये दो चीजों से बना है, सिर्फ और सिर्फ दो चीजों से। कौन सी दो चीजें? अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यहां पे मैं पतला पेन यूज कर लेता हूं आप लोगों के लिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्लस अप्लाइंग प्लस मेथड ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल्स। अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो है ही, पर एक एंटिटी उस प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई कर रही है उसको भी हम अकाउंटिंग पॉलिसीज ही बोलते हैं। अगला हमारे पास है अक्रूवल। अक्रूवल मतलब देखो सिंपल सिंपल सिंपल, हम इनकम को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो हमारे पास अक्रू हो जाएगी। मतलब मैंने मेहनत की, मान लो मैंने कोई काम किया जिसके बदले मुझे पैसे मिलने वाले थे, पैसे मिले नहीं लेकिन मैंने काम कर दिया, मतलब अब पैसे मिलने चाहिए ना। जब मैं हकदार हो जाता हूं किसी चीज का तब वो रिकॉर्ड कर लूंगा। अक्रूवल बेसिस क्या बोलती है? अक्रूवल बेसिस बोलती है कि जिस पीरियड में वो होंगे ना उसी पीरियड में रिकॉर्ड करना है। जैसे मैं बता देता हूं, मैंने काम किया 2024 में लेकिन पैसे मिले 2027 में, मैं रिकॉर्ड कब करूंगा? रिकॉर्ड तब करूंगा जब मैंने वो काम परफॉर्म किया था, जब वो काम एक्चुअली हुआ था। ठीक है। अक्रूड एसेट, अ डेवलपिंग बट नॉट येट एनफोर्सिबल क्लेम अगेंस्ट अनदर पर्सन विच एक्यूमुलेट्स विद द पासेज ऑफ द टाइम और रेंडरिंग ऑफ द सर्विसेज ऑफ द अदरवाइज। देखो अक्रूड एसेट मतलब कि मैं धीरे धीरे काम करता जा रहा हूं, ठीक है, और मेरा उस पे हिस्सा बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ठीक है, विच एक्यूमुलेट्स विद द पैसेज ऑफ द टाइम और रेंडरिंग ऑफ द सर्विसेज। धीरे धीरे मैं काम करता जा रहा हूं, धीरे धीरे मेरा पैसा इनकम लेने का उसमें हिस्सा बढ़ता चला जा रहा है। इट मे अराइज फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग यूज ऑफ मनी विच एट द डेट ऑफ अकाउंटिंग हैव बीन पार्टली परफॉर्म्ड एंड और आर नॉट येट बिलेबल। देखो सिंपल सी बात है, मैंने बोला था कि जब जब मैं 25% काम कर लूंगा ना तब तब आपको मेरे को पैसे देने हैं। ठीक है, मैंने अभी तक सिर्फ 10% काम किया है, तो क्या मैं पैसे लेने के लिए हकदार हूं? अभी नहीं। कब लूंगा? 25% पे लूंगा। लेकिन क्या मैंने काम कर दिया है? हाँ। तो इसको बोलते हैं अक्रूड एसेट। मतलब मैंने काम कर दिया है लेकिन अभी पैसे मिले नहीं है, मैं हकदार नहीं हुआ उसका। अक्रूड एक्सपेंस, सेम टू सेम एक्सपेंस वाले केसेस में। अक्रूड लाइबिलिटी, a developing but not yet enforceable claim by another person which accumulates same to same accrued liability वाला कंसेप्ट हमारा हो जाएगा। तो एक से तीन बन रहे हैं। अक्रूड रेवेन्यू, सेम चीज रेवेन्यू के बेस पे लगा देंगे। रेवेन्यू जब मेरे को मिलनी अभी वाली, मिलनी चाहिए नहीं अभी क्योंकि अभी मैंने काम पूरा खत्म किया नहीं है, लेकिन 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 मैंने थोड़ा सा तो काम कर दिया है ना, इसीलिए मेरा हिस्सा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। मतलब मेरी बात सुनो, revenue which has been earned in an accounting period but in respect of which no enforceable claim has become due in that period by the enterprise। मतलब मेरी बात सुनो, मैंने बोला था
जब मैं 25% काम कर लूंगा ना, तब मैं आपसे अपनी इनकम ले लूंगा, ठीक है। लेकिन अभी तक मैंने 20% ही काम किया है, क्या मैं पैसे मांग सकता हूं? नहीं मांग सकता। लेकिन क्या मेरा हिस्सा क्रिएट हो गया है? हाँ, मेरा हिस्सा क्रिएट हो गया है। तो इसको बोलते हैं अक्रूड रेवेन्यू। चलो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब जब हम डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट करके रखते हैं, ठीक है, बहुत पुराने डेप्रिसिएशन को, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डन। एडवांस। एडवांस किसको बोलते हैं? अरे जब मैं पैसे एडवांस में देता हूं उसको एडवांस बोलते हैं ना। अमोर्टाइज्ड वैल्यू, रिड्यूस्ड वैल्यू, डेप्रिशिएटेड वैल्यू को बोलते हैं अमोर्टाइज्ड वैल्यू। एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट मतलब अपन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ना, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट्स, ऑडिटर रिपोर्ट्स, रिपोर्ट ऑन द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स, ये सारी चीजें हमारे पास एनुअल रिपोर्ट में इंक्लूड होती है। तो साफ साफ इसको पढ़ के चले जाओ। इट इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन एंड इट इंक्लूड्स बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट, ऑडिटर रिपोर्ट्स देयर ऑन, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट याद है अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया था। Accounts sometimes includes as a separate section of the profit and loss statement showing application of the profit. P&L appropriation में क्या दिखाते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन, मतलब प्रॉफिट का बांटना, उसमें से एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं, प्रॉफिट का बांटना, ये भी उतना कोई काम का नहीं है। एसेट्स अपने को पता ही है, ऑथराइज शेयर कैपिटल पता है, एवरेज कॉस्ट पता है, बैड डेप्ट पता है, जो चीजें पता है वो पढ़ के क्या फायदा। बैलेंस शीट पता है, बिल ऑफ एक्सचेंज पता है, बोनस शेयर्स, जब एक्स्ट्रा शेयर्स इशू किए जाते हैं उसको बोनस शेयर्स बोला जाता है, बुक वैल्यू पता है, बोरोइंग कॉस्ट अपने को पता है। बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है? जब भी अपन कोई लोन लेते हैं उसके बदले जो इंटरेस्ट देते हैं उसको बोला जाता है बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है। क्या सिर्फ इंटरेस्ट होता है या अदर कॉस्ट भी होता है? अदर कॉस्ट भी इनकर्ड जो होती है उसको भी बोरोइंग कॉस्ट में लेके चलते हैं। तो सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट ऑल्सो, ठीक है। कॉल, जब पैसे मंगाए जाते हैं ना उसको कॉल बोला जाता है। अ डिमांड परसुएंट टू टर्म्स ऑफ द इशू टू पे पार्ट और होल ऑफ द बैलेंस, मतलब यार पैसे दे दो ना मेरे, उसको बोला जाता है कॉल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कैपिटल पता है, कैपिटल एसेट्स पता है। एसेट्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स नॉट हेल्ड फॉर सेल, कन्वर्जन और कंजम्पशन। कैपिटल एसेट्स वो है जिसको ना तो मैं बेचने वाला हूं, ना मैं कंज्यूम करने वाला हूं, ना ही उसको किसी और चीज में कन्वर्ट करने वाला हूं, मतलब वो किसी प्रोडक्शन वगैरह के लिए रखे गए हैं, उसको बोला जाता है कैपिटल एसेट्स। या फिर एप्रिसिएशन के लिए जैसे इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इंप्लॉयड, जितना मैंने पैसा लगा रखा है उसको बोलते हैं कैपिटल इंप्लॉयड, बात खत्म। कैपिटल लॉस मतलब जितना मैंने पैसा लगाया था उससे ज्यादा मैंने निकाल लिया, उसको बोलते हैं कैपिटल लॉस। एक्सेस ऑफ द प्रोसीड्स रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल, ट्रांसफर और होल पार्ट ऑफ द कैपिटल एसेट ओवर इट्स कॉस्ट व्हेन, कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं इसको, कैपिटल प्रॉफिट व्हेन द रिजल्ट ऑफ क्यूमुलेटिव इज नेगेटिव इट इज कैपिटल लॉस। कैपिटल प्रॉफिट मतलब जितना मैंने लगाया था, जितनी उसकी कॉस्ट थी उससे ज्यादा पैसे आ गए, कैपिटल प्रॉफिट कम आ गया, कैपिटल लॉस, बात खत्म। डन। चल, कैपिटल रिजर्व किसको कहते हैं? अ रिजर्व ऑफ अ कॉर्पोरेट एंटरप्राइज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड। कैपिटल रिजर्व मतलब मैं एक रिजर्व सेपरेटली क्रिएट कर देता हूं जिसमें से डिविडेंड बटेगी क्या? नहीं। ये साफ साफ ट्रू फॉल्स में आ जाएगा। क्या कैपिटल रिजर्व में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट की जाती है? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, नहीं करी जाती। कैपिटल WIP, मान लो मैंने कोई एसेट बना दिया, आधा बना के रखा हुआ है, जैसे घर आधा बना के रख दिया, ठीक है, अभी छत ढलाई नहीं करी है, तो वो क्या है मेरा? कैपिटल WIP, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन द कैपिटल एसेट्स विच आर इन प्रोसेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड कंप्लीशन, अभी तक खत्म नहीं हुए। कैश, अपने को पता है कैश का क्या मतलब है, कैश इक्विवेलेंट्स पता है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब तभी मैं अकाउंटिंग करूंगा जब मेरे पास पैसे आएंगे या तो पैसे जाएंगे। डन। कैश डिस्काउंट अपने को पता है, कैश प्रॉफिट अपने को पता है। नेट प्रॉफिट एज इंक्रीज्ड बाय नॉन कैश कॉस्ट सच एज डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, मतलब जब मैं अपने नेट प्रॉफिट में से ये डेप्रिसिएशन, नॉन कैश वाले एक्सपेंडिचर हटा देता हूं ना, तब जो एक्चुअल प्रॉफिट आता है उसको बोला जाता है कैश प्रॉफिट। और लॉस आ गया तो, नेगेटिव आ गया तो कैपिटल लॉस। कैरिंग अमाउंट, जितने अमाउंट पे बैलेंस शीट पे दिखा रखा है उसको बोलते हैं कैरिंग अमाउंट। चार्ज, चार्ज मतलब एक एसेट पे इनकम्बरेंस टू सिक्योर इंडेप्टनेस और अदर ऑब्लिगेशंस, मतलब चार्ज मतलब यार देखो, जब मैं अपने एसेट को गिरवी रखता हूं ना उसको बोला जाता है चार्ज। समझ में आया? डन। चेक अपने को पता है, कोलैटरल सिक्योरिटी पता है। देखो मैं किसी को कुछ लेने के लिए साथ में कोई चीज और दे देता हूं, यार ठीक है ये ले, इसके बदले ये चीज रख ले, उसको बोला जाता है कोलैटरल सिक्योरिटी। तो अमित भाई चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज भी सेम है क्या? ऑलमोस्ट सेम है। चार्ज में मैं ये बोलता हूं कि अगर मान लो
मैं ये लोन नहीं चुका पाया ना तो मेरा घर बेच देना, घर पे मैंने चार्ज क्रिएट कर दिया, और जब मैं कोई चीज जाके जमा कर देता हूं उसको बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, समझ में आया? डन। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, अगर कोई भी चीज जैसे प्लांट एंड मशीन है, उसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, प्रॉपर हमेशा उस जगह से हटा देने के लिए कोई खर्चे लगते हैं, उसको बोला जाता है कॉस्ट टू डिस्पोजल, खत्म करने के पैसे। डन। कंटिंजेंसी, अ कंटिंजेंसी इज अ कंडीशन और अ सिचुएशन द अल्टीमेट आउटकम ऑफ विच गेन और लॉस विल बी नोन और डिटरमाइंड ओनली ऑन द ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस। कंटिंजेंसी मतलब देखो, अगर किसी चीज का रिजल्ट किसी के होने या ना होने पे डिपेंड करता है उसको कॉन्टिजेंसी बोलते हैं। जैसे अगर बारिश हुई अगर बारिश हुई तो मैं घूमने जाऊंगा, डिपेंड किस पे कर रहा है, बारिश होने या ना होने पे, इसको बोलते हैं कॉन्टिजेंसी। कंटिजेंट एसेट, द एसेट existence, ownership or value of which may be known or determined only on occurrence or non occurrence of events। मतलब कोई एसेट तब एग्जिस्ट करेगा जब कोई इवेंट होगा या नहीं होगा, उसको बोलते हैं कॉन्टिजेंट एसेट। और कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी वो तब एग्जिस्ट करेगी जब कोई इवेंट होगा या नहीं होगा, उसको बोलते हैं कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। बस। कॉन्ट्रा अकाउंट, कैश और बैंक एक से निकाला दूसरे में डाला, कॉन्ट्रा अकाउंट। कॉस्ट पता है, कॉस्ट ऑफ परचेज पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमेशा क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस जीपी। डन। चलो, कन्वर्जन कॉस्ट, किसी भी चीज को, एक रॉ मटेरियल को बदलने के लिए, एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदलने के लिए जो जो चीजें चाहिए, जैसे लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको बोला जाता है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्टिबल डिवेंचर, जब भी मैं डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकता हूं उसको बोलते हैं कन्वर्टिबल डिवेंचर। क्यूमुलेटिव डिविडेंड, मतलब जब डिविडेंड मेरे इकट्ठा होते चले जाए कि इस साल नहीं मिला तो अगली साल पक्का मिल जाएगा, दोनों सालों का, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव डिविडेंड। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मतलब इन पे जो डिविडेंड है ना वो इकट्ठा होता चला जाएगा। मान लो इस साल नहीं मिला मेरे को तो अगले साल दोनों सालों का मिल जाएगा, अगले साल भी नहीं मिला तो उसके अगले साल तीनों सालों का मिल जाएगा, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। डन। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स अपने को पता है, करंट एसेट्स जितने भी मैं एक साल के अंदर अंदर रियलाइज कर लूंगा उसको बोलते हैं करंट एसेट्स। ठीक है, दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडिंग ऑफ सर्विसेज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस जनरली एक साल कंसीडर किया जाता है। करंट लायबिलिटी, जिसको मेरे को नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब एक साल के अंदर अंदर पे करना है जनरली। ठीक है। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मतलब एक्सेस ऑफ लायबिलिटीज ओवर एसेट्स, जब अपनी लाइबिलिटीज बढ़ जाती है ना एसेट से, लाइबिलिटीज आर ग्रेटर देन एसेट्स, तो उसको बोला जाता है डेफिशिएंसी। डन। चल, डेफिसिट, डेबिट बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में जब नेगेटिव बैलेंस दिख रहा हो तो उसको बोला जाता है डेफिसिट। डिप्लीशन, डिप्लीशन मतलब किसी की वैल्यू गिर जाना, अ मेजर ऑफ एग्जॉशन ऑफ वेस्टिंग एसेट रिप्रेजेंटेड बाय पीरियोडिक राइट ऑफ। डेप्रीशिएशन से मिलता जुलता ही है डिप्लीशन, मतलब उसकी वैल्यू धड़ाम से गिर गई अचानक से, उसको बोलेंगे डिप्लीशन। डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन जब हम किसी चीज की वैल्यू धीरे 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 कम करते हुए चलते हैं उसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएबल अमाउंट, जिस पे डेप्रीशिएशन लगता है। डेप्रीशिएबल एसेट्स, वो एसेट्स जिन पे हम डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं उसको बोला जाता है डेप्रीशिएबल एसेट्स। लैंड पे कभी भी डेप्रीशिएशन नहीं लगता, समझ में आया? चलो, डेप्रीशिएशन मेथड, किस मेथड के थ्रू डेप्रीशिएशन लगा रहे हैं, WDV लगा रहे हैं, SLM लगा रहे हैं, समझ में आया? डन। डेप्रीशिएशन की रेट कौन सी है? डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड, मतलब WDV मेथड, मतलब याद है मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, धक्का दे दे के उसको निकालते हैं। 1,00,000 पे 10%, 90,000, उस पे 10%, 9,000, उस पे 10%, ऐसे माइनस करके जब डेप्रीशिएशन लगाते हैं उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस या रिटन डाउन बैलेंस मेथड। डिस्काउंट पता है अपने को, ओहो आप कहां से आ गए? डिस्काउंट पता है, डिविडेंड पता है, एंटिटी कंसेप्ट, the view of relationship between accounting entity and its owner which regards the entity as a separate person। entity concept क्या था कि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। ठीक है, चलो, इक्विटी शेयर पता है अपने को। एक्सचेंज डिफरेंस, जब मैं एक करेंसी को दूसरे में बदलता हूं ना तब जो डिफरेंस आता है उसको बोला जाता है एक्सचेंज डिफरेंस। ठीक है। एक्सपेंडिचर, खर्चा, एक्सपेंस खर्चा। एक्सपायर्ड कॉस्ट, दैट पोर्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर from which no further benefit is expenses expected। देखो, मैंने कोई खर्चा किया था, हम खर्चा क्यों करते हैं? ताकि मेरे को उससे कुछ ना कुछ इनकम जनरेट हो। कोई ऐसा खर्चा अब जिससे इनकम आने ही नहीं वाली है,
अब उससे कोई इनकम जनरेट नहीं हो सकती, उसको बोलते हैं एक्सपायर्ड कॉस्ट। ये पूछ सकता है ट्रू एंड फॉल्स में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आर द इनकम एंड एक्सपेंसेस दैट अराइज फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शंस दैट आर क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। देखो, जब भी प्रॉफिट या लॉस मेरे को कोई ऐसी एक्टिविटी से हो जो मैं नॉर्मली नहीं करता, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। समझ में आया? डन। कितना है अपने पास, देखे जरा एक बार इसको फटाफट से। बस ज्यादा नहीं है, छोटा सा ही है, 2-3 पेजेस। फेयर वैल्यू, जो मार्केट में उसकी वैल्यू चल रही है ना, जिसपे अभी मार्केट वैल्यू चल रही है, उसको बोला जाता है फेयर वैल्यू। इज द अमाउंट फॉर विच एन एसेट कुड बी एक्सचेंज लायबिलिटी सेटल्ड बैक एंड नॉलेज सेटल्ड बिटवीन नॉलेजेबल विलिंग पार्टीज। मतलब आज जितने दोनों के बीच में हम सेटल कर सकते हैं उसकी फेयर वैल्यू उसको बोल के चलते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू, जो मार्केट में चल रही हो। फर्स्ट चार्ज, सबसे पहला चार्ज जब क्रिएट किया जाता है। फीफो मेथड, मतलब सबसे पहले अंदर आया है, जिसको सबसे पहले मैंने रॉ मटेरियल यूज किया था, इनपुट लिया था, उसी को सबसे पहले बना के बाहर भेजूंगा। फिक्स्ड एसेट्स पता है, फिक्स्ड कॉस्ट पता है, फिक्स्ड डिपॉजिट पता है, फिक्स्ड चार्ज पता है, फ्लोटिंग चार्ज पता है। फिक्स्ड चार्ज क्या होता है? अ चार्ज विच अटैचेस टू अ पर्टिकुलर एसेट विच इज आइडेंटिफाइड व्हेन द चार्ज इज क्रिएटेड एंड द आइडेंटिटी ऑफ द एसेट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द चार्ज। मतलब जिस एसेट पे चार्ज किया है वो फिक्स है कि भैया अगर मैंने इस कैमरे पे एसेट चार्ज क्रिएट किया है तो इसी पे रहेगा, इसको बोला जाता है फिक्स्ड चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज, अ जनरल चार्ज ऑन सम और ऑल एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब अगर सारे एसेट्स पे एक साथ है ना, किसी एक स्पेसिफिक पे नहीं है, तो उसको बोला जाएगा फ्लोटिंग चार्ज। डन। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अपने को काम का नहीं है। फॉरेन करेंसी इज अ करेंसी अदर देन द रिपोर्टिंग करेंसी ऑफ द एंटरप्राइज। ये सब फाइनल का पार्ट्स है। फोरफिटेड शेयर्स, ये अपने काम का चीज है। जितने शेयर्स खींच लिए जाते हैं कि भैया तूने पैसे नहीं दिए ना, ला सारे शेयर तेरे वापस दे दे। फ्री रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स को जनरली हम लोग फ्री रिजर्व्स बोल के चलते हैं। अ रिजर्व द यूटिलाइजेशन ऑफ विच इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे यूज करना चाहो यूज करो, उसको बोलते हैं फ्री रिजर्व्स। किधर गया अरे, ये रहा। फंक्शनल क्लासिफिकेशन, फंक्शनल मतलब जिस तरह से वो फंक्शन काम करता है ना, उस तरह से क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस इन रेवेन्यू एंड कॉरेस्पॉन्डिंग्स लाइबिलिटीज एंड एसेट्स टू ईच फंक्शन और एक्टिविटी जो वो लोग परफॉर्म करते हैं, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन इज फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंड, अकाउंट यूजुअली ऑफ द नेचर ऑफ द रिजर्व और पोर्शन। रिजर्व या प्रोविजन वाले नेचर वाले अकाउंट को बोला जाता है फंड। बात खत्म। गेन, प्रॉफिट को बोलते हैं। जनरल रिजर्व, अ रेवेन्यू रिजर्व विच इज नॉट एम्बार्क्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, मतलब किसी भी पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं। गोइंग कंसर्न, जब तक कहा ना जाए धंधा चलता रहेगा। गुडविल, इंटेंजिबल एसेट है जो क्रिएट होता है बिजनेस कनेक्शन से, ट्रेड नेम से, रेपुटेशन से, एंटरप्राइज की। ग्रॉस प्रॉफिट पता है, गवर्नमेंट पता है, गवर्नमेंट तो सबको पता है। गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट जो भी ग्रांट देती है ना अपने को, गवर्नमेंट बोलती है कि यार ठीक है मैं तुम्हें इस चीज के लिए मदद कर रही हूँ, इस चीज के लिए पैसे दे रही हूँ, इसको बोला जाता है गवर्नमेंट ग्रांट। ग्रॉस बुक वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स इज इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट और अदर अमाउंट सब्सटीट्यूटेड फॉर द हिस्टोरिकल कॉस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब सीधी सी बात, जो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं ना बुक्स में, हिस्टोरिकल कॉस्ट जिस पे डेप्रिसिएशन लगाते हुए चले आए थे, उसको बोला जाता है ग्रॉस बुक वैल्यू। डन। चल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट पता है अपने को। इंटेंजिबल स्टेटमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स पता है। इन्वेंट्रीज आर एसेट्स, एसेट्स विच डज नॉट हैव फिजिकल आइडेंटिटी। ठीक है, अब इन्वेंट्री के बारे में सुन लो। इन्वेंट्रीज आर एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर सेल और यूज फॉर द प्रोडक्शन और इन फॉर्म ऑफ द मटेरियल एंड सप्लाईज। For sale in the ordinary course of business, finished goods. In the process of production, RM. In the form of material supplies to be consumed, ये भी RM। ठीक है, इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ये WIP है, मतलब अभी फिनिश गुड्स बनने वाला है इससे। इन्वेस्टमेंट, जहां अपन अपना पैसा लगा के चलते हैं उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट, ये पूछेगा नहीं अपने से। इशूड शेयर कैपिटल पता है, ज्वाइंट वेंचर पता है, लीफो पता है अपने को, लाइबिलिटी पता है। लियन, लियन देखो, राइट ऑफ अ पर्सन टू सेटिस्फाई अ क्लेम बाय होल्डिंग और रिटेनिंग पोजीशन ऑफ अदर्स एसेट्स एंड प्रॉपर्टी। मैंने काम किया, तुमने मेरा पैसा नहीं दिया, पता है मैंने क्या किया? मैंने तुम्हारा कोई कीमती सामान उठा के रख लिया, इसको बोलते हैं लियन। मेरी राइट कि मैं तुम्हारा कोई प्रॉपर्टी रख लूं क्योंकि तुमने पैसे नहीं दिए मेरे, इसको बोला जाता है लियन। लियन इज इंपॉर्टेंट, पढ़ लेना आप लोग। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी,
जो लॉन्ग टर्म से होती है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से ज्यादा होती है, मोर देन 12 मंथ्स। लीज पता है अपने को, मटेरियलिटी का कंसेप्ट पता है, मॉर्गेज पता है, नेट शेयर होल्डर्स इजी है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड किसको बोलते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस 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 रिजर्व एंड सरप्लस, इसको बोला जाता है। नेट फिक्स एसेट्स माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। नेट प्रॉफिट पता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पता है, नेट रियलाइज अभी जो मैं बेचूंगा माइनस कॉस्ट टू सेल, उसको बोला जाता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ऑब्सोलिसेंस मतलब अब वो काम का ही नहीं रहा, पूरा 100% कंप्लीटली बर्बाद हो गया, उसको बोला जाता है ऑब्सोलीट हो जाना। डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट बाय रीजन ऑफ इट्स बिकमिंग आउट ऑफ डेट, लेस यूजफुल मतलब काम का ही नहीं रहा, आउट ऑफ डेट हो गया, तो उसको बोला जाता है ऑब्सोलिसेंस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, net profit arising from the normal operations and activities of the enterprise without taking into account extraneous transactions and expenses of purely financial nature। सिंपल बता दूं क्या, ग्रॉस प्रॉफिट में से एडमिन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे ना, तो आ जाएगा मेरे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पेड अप शेयर कैपिटल अपने को पता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपने को पता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, दीज आर दोज एक्सपेंसेस जो जब मैं एंटरप्राइज की कंपनी खड़ी कर रहा था ना, तब मैंने खर्चा किया था, और अब क्या करेंगे, उसको एक साथ कभी भी राइट ऑफ नहीं करते, पार्ट करके राइट ऑफ करते हैं। दीज इंक्लूड लीगल, अकाउंटिंग, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले ही मैंने देके रख दिया। प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिला के प्राइम कॉस्ट बनता है, ये भी अपन इंटर में पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पता है, प्रोमिसरी नोट पता है, प्रोविजन पता है अपने को, ये सब चैप्टर्स में पढ़ ही लिया था। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पता है। प्रूडेंस वाला कंसेप्ट सुन लो, अ कंसेप्ट ऑफ केयर एंड कॉशन यूजिंग द अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू विच प्रॉफिट्स आर नॉट एंटिसिपेटेड बट रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन रियलाइज्ड। प्रॉफिट तब तक बुक नहीं करना है जब तक मिल नहीं जाता, लेकिन लॉस अगर मेरे को लग रहा है होने वाला है तो लॉस पहले ही बुक कर लेंगे। नुकसान बुक कर लो लेकिन प्रॉफिट कभी भी पहले बुक मत करना। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जिसको हम लोग रिडीम कर सकते हैं। रिडम्पशन पता है, रिजर्व्स पता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व पता है, रेसिडुअल वैल्यू पता है, रेवेन्यू इनकम पता है, रेवेन्यू रिजर्व पता है। राइट शेयर्स, जब भी मेहनत के बदले कोई शेयर्स इशू किए जाते हैं ना, अलॉटमेंट ऑफ दी शेयर्स of a fresh capital by corporate enterprise to shareholders is entitled on payment by virtue of his holding certain shares in the enterprise in proportion to number of shares already held by him। देखो मेरे पास कुछ शेयर्स थे एंटरप्राइज में, उसके बदले कुछ और शेयर्स इशू किए गए कम दाम पे, उसको बोला जाता है राइट शेयर्स। बोनस शेयर्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, राइट शेयर्स होता है कम दाम पे, ठीक है। चलो, सेल्स टर्नओवर पता है, सिक्योर्ड लोन पता है, शेयर कैपिटल अपने को पता है, शेयर पे डिस्काउंट पता है अपने को, शेयर होल्डर्स इक्विटी अभी तो अपन ने पढ़ा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर होल्डर्स फंड कहते हैं उसको, शेयर इशू का एक्सपेंसेस, शेयर वारंट्स पता है अपने को, सिक्योरिटी प्रीमियम पता है अपने को, सिंकिंग फंड अ फंड क्रिएटेड फॉर रीपेमेंट ऑफ अ लाइबिलिटी और रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट। मान लो मेरे को किसी को 10 लाख रुपए देने हैं, तो मैंने पता है क्या किया, मैंने एक फंड क्रिएट करके रख दिया कि यार मैं हर बार पैसे जोड़ते चलता हूं, तब जाके उसको आराम से पेमेंट कर दूंगा, इसको बोला जाता है सिंकिंग फंड। एसएलएम मेथड पता है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल पता है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एन अकाउंटिंग कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू विच सब्सटेंस एंड नॉट मियरली द लीगल फॉर्म ऑफ द ट्रांजेक्शन, मतलब कि लीगल फॉर्म नहीं, एक्चुअली क्या हो रहा है उसके अंदर घुस के देखो कि क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसको प्रेफरेंस दो, उसको बोला जाता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। क्रेडिटर्स पता है अपने को, डेटर्स पता है, चलो बहुत अच्छे। सरप्लस, सरप्लस क्या होता है, सरप्लस अपन यूज करते हैं एनपीओ वाले चैप्टर में, जब भी अपना प्रॉफिट होता है ना उसको बोला जाता है सरप्लस। ट्रेड डिस्काउंट, जब भी बिजनेस में डिस्काउंट मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट। अनएक्सपायर्ड कॉस्ट, द पोर्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट हैज नॉट बीन एग्जॉस्टेड। याद है अपन ने अभी पढ़ा था, कोई ऐसी कॉस्ट जिसका पूरा बेनिफिट एक्सपायर हो गया हो, है ना। अब यहाँ पे है जिसका पूरा बेनिफिट एक्सपायर नहीं हुआ हो, उसको बोलते हैं अनएक्सपायर्ड कॉस्ट, और जिसका पूरा एक्सपायर्ड हो गया हो, एक्सपायर्ड कॉस्ट। अनइशूड शेयर कैपिटल पता है, जो मैंने इशू ही नहीं किया अभी तक। अनपेड डिविडेंड, डिविडेंड अपन डिक्लेयर कर दिया था लेकिन पे नहीं किया अभी तक, अनपेड डिविडेंड।
यूजफुल लाइफ, देखो जितनी लाइफ में एक्सपेक्ट करता हूं ना एक मशीन की या एसेट की, उसको बोला जाता है यूजफुल लाइफ। ये कौन डिटरमाइन करता है? एंटरप्राइज। ठीक है, चलो तो इस तरीके से अपन ने इस वाले चैप्टर के भी पूरे थ्योरी नोट्स एक बार फटाफट से समझ लिए, कितने 25 मिनट के अंदर। तो आपको कभी भी इस पूरे चैप्टर की थ्योरी रिवाइज करनी हो तो एक बार कान में वॉकिंग करते करते चले गए, आधे घंटे का ब्रेक लिया, खाते खाते कान में लगाया लीड और फटाफट से पूरी थ्योरी खत्म कर दी। ठीक है गाइस, तो हमने थर्ड चैप्टर की भी थ्योरी बहुत प्यारे तरीके से सॉल्व करी है, और आप भी फटाफट से थ्योरीज देखते जाना, क्या पता ट्रू फॉल्स इन्हीं में से आ जाए 7-8 नंबर के, तो अपने तो मार्क्स बढ़ जाएंगे ना फ्री के। ठीक है गाइस, चलो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से मेहनत करना, अकाउंट्स में अपने को फोड़ के आना है, और कोई भी दिक्कत हो तो आपके अमित भाई हमेशा आपके साथ है ना। ओके गाइस, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।